एक मित्र ने लिखा है, माय डियर अनंत श्री, मैंने आपके तमाम वीडियोस देखे हैं और मुझे लगता है कि आप वो व्यक्ति हैं जिनसे मैं अपना अनुभव शेयर कर सकता हूँ। मैंने ये अनुभव अतीत में भी कई लोगों से शेयर करने की कोशिश करी थी, लेकिन या तो उन्होंने उसे समझा नहीं या उसे गलत समझा। ये मेरी कहानी है। मैंने 1975 में पूना आश्रम, रजनीश आश्रम में ये घटना घटी। मैं वहाँ गया हुआ था 1975 में रजनीश आश्रम में पूना, और शाम के दर्शन कार्यक्रम में मैं ओशो से मिला। उन्होंने संन्यास लेने के लिए कहा और मैं संन्यास लेने के लिए तैयार हो गया, और तब मेरा नाम हुआ स्वामी सुमति सरस्वती। कुछ वक्त पश्चात फिर मैंने आश्रम की यात्रा की। मुझे ठीक ठीक संत तो याद नहीं है। उस वक्त ओशो संत दादू दयाल पर बोल रहे थे और उस प्रवचन श्रृंखला का नाम था सबे सयाने एक मत। हमेशा की तरह ध्यान विधियां आश्रम में हो रही थीं और दिन में 11 बजे नटराज मेडिटेशन आश्रम के मैदान में होने वाला था। मैदान पूरी तरह कुशल था और हम लोगों से कहा गया था कि जो हमारी मैट है बस उस तक सीमित रहें और अपना नृत्य उसी तक सीमित रखें जिससे दूसरे लोगों को कोई चोट ना लगे। सब लोगों को ब्लाइंड फोल्ड भी लगाना था ताकि एक दूसरे को देख न सकें और अपने ऊपर केंद्रित रह सकें। करीब 40 मिनट तक नृत्य के पश्चात देशी विदेशियों सन्यासियों का जो ग्रुप था उसमें 20 मिनट के लिए पूरे मौन में लेट जाना था। मैंने जल्दबाजी में ठीक से नाश्ता भी नहीं किया और नटराज मेडिटेशन के लिए आश्रम की ओर भागा। मैं जोश से भरा हुआ था, ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ था इस ग्रुप मेडिटेशन के लिए। मैं इस अवसर को चूकना नहीं चाहता था। मैं मध्य प्रदेश के छोटी सी जगह से हूँ और आश्रम मेरे लिए एक स्वर्ग जैसी चीज़ थी, बहुत ही ताजगी से और जीवंत ऊर्जा से भरी हुई। जब मैं ग्रुप ध्यान में गया तो जैसा कि ध्यान का सिस्टम है उसमें तमाम इंडियन और फॉरेनर सन्यासी थे। नृत्य शुरू हुआ संगीत के साथ, और जब नृत्य ख़त्म हुआ तो मौन में लेट जाना था। मैं मौन में लेट गया। अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी चेतना मेरे चेस्ट के मिडल में सफ़ेद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह कंसंट्रेट हो रही है, जिसमें गोल्डन शेड भी है। मैं इस सारी घटना को लेकर पूरी तरह चेतन भी था और मुझे लगा कि ये मेरा रियल सेल्फ या आत्मा या चेतना का अनुभव है। मैं अपने शरीर को भी अनुभव कर रहा था जो वहाँ लेटा हुआ था एक शव की तरह। सांसों को भी अनुभव कर रहा था, अपनी धड़कनों को भी अनुभव कर रहा था। समय का कोई एहसास नहीं था और विचार ऐसा लग रहा था कि मेरे मस्तिष्क में नहीं, मेरे पेट में, मेरे नेवल सेंटर के आसपास चल रहे हैं। मेरे मस्तिष्क में कुछ भी नहीं था, वो पूरी तरह एम्प्टी था।
मैं एक परम शांति और आनंद को अनुभव कर रहा था। जो प्रकाश मैं अनुभव कर रहा था उसे लाइट कहना मैं पसंद नहीं करूंगा, मैं उसे आलोक कहूंगा, क्योंकि उस प्रकाश का कोई भी सोर्स मुझे नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा कि वो आलोक मेरे शरीर से बाहर जाना चाह रहा है। वो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन फिर भी भय ने मुझे पकड़ लिया। मुझे लगा कि मैं शरीर में वापस नहीं लौट पाया तो मैं बाहर नहीं गया। ये अवस्था करीब 3 मिनट रही होगी, क्योंकि ध्यान से आने के बाद मैंने इसे कैलकुलेट किया। उस समय तो मुझे वक्त का कोई एहसास नहीं था। और फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि विचारों की एक धारा, एक स्मॉल स्ट्रीम मेरे मस्तिष्क में बहुत धीमी गति से दाहिनी ओर से प्रवेश कर रही है, जैसे कार्डियोग्राम होता है उस पैटर्न में। अब नेवल सेंटर में कोई विचार नहीं थे, चेतना पूरे शरीर में पहले की तरह थी। थोड़ी देर के बाद घंटी बजी, जिसका मतलब था कि ध्यान का वक्त पूरा हो गया है और हमें धीरे धीरे उससे बाहर आना था। वहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद मैं वापस अपनी जगह लौट गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये क्या था। मेरा मन कहता है कि ये मेरे रियल सेल्फ की ग्लिम्प्स थी, झलक थी। मैंने इस बारे में ओशो से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं नटराज मेडिटेशन जारी रखूं और ये जो शांति है, ये आनंद है, और कंडेंस होगा और गहरा होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं नटराज मेडिटेशन जारी नहीं रख पाया। अब 40 सालों के बाद मेरे पास ना वो शांति है, ना वो आनंद है जो घटा था। मेरा प्रश्न है कि क्या आप डिटेल में उस ग्लिम्प्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्चुअली वो क्या घटा था, और क्या कोई मेडिटेशन टेक्निक मुझे सुझा सकते हैं जिससे वो पीस और ब्लिस, वो शांति और आनंद लौटे और मैं उसमें रह सकूं। इस समय मेरी उम्र 76 साल है। क्या मेरे लिए अभी भी कोई उम्मीद बाकी है? और दूसरी बात है कि अगर मैं इसी तरह मर जाता हूँ तो क्या ये ग्लिम्प्स मुझे इस अंतर यात्रा में, अगले जीवन में जब मैं जाऊँगा तो सहायता करेगी? मुक्ति की, लिबरेशन की इस जर्नी की तरफ जो ये घटा है, क्या वो सहयोगी होगा? कृपया इस पर कुछ कहें। देखिए, जो घटा सुंदर घटा। अब तुम उसे समझना चाहते हो। बड़ा लंबा वक्त बीत चुका है, 40 साल का। निश्चित ही कुछ घटा है जिसने तुम्हारी स्मृति का पीछा नहीं छोड़ा। अगर वो बिल्कुल बेमानी होता तो तुम उसे कब का भूल चुके होते। लेकिन उस दिन, उस ध्यान में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा जरूर घटा होगा जिसने तुम्हारे ऊपर इतना गहरा असर डाला। तो ये क्या हो सकता है? ये क्या फिनोमिना हो सकता है? ये घटना क्या हो सकती है? ये अनुभव क्या हो सकता है? इसे समझना सहयोगी होगा। अब जिस ध्यान का तुमने जिक्र किया है, संगीत और नृत्य में 40 मिनट डूबना और फिर शांति के साथ लेटना। जब भी किसी ध्यान में कोई क्रिया जोड़ी जाती है, संगीत जोड़ा जाता है,
तो ये हमारे भीतर एक ट्रांस क्रिएट करने की टेक्निक होती है। यानी कि जब हम एक रिद्म में खास संगीत के साथ लगातार एक अपनी शारीरिक एक्टिविटी में होते हैं, जिसे हम नृत्य कह सकें या हम उसको केवल एक शारीरिक हलचल कहें, जो भी कहें, तो धीरे धीरे हमारा शरीर मन एक अल्टर्ड स्टेट में जाता है, ट्रांस की स्टेट में जाता है। वो हिप्नोटिक ट्रांस है, वो हमारे अंतर मन में गहरे प्रवेश करने की अवस्था है और तब हमारे भीतर तमाम चीज़ें घट सकती हैं। कई चीज़ें वो घट सकती हैं जो हम अपने भीतर अपने अवधारणाओं के रूप में डालते हैं, यानी कि हमारे भीतर पहले से ही कोई कंसेप्ट है, कोई इमेजिनेशन है, हम उसको डाल सकते हैं। और कभी अपने अवचेतन में गहरे प्रवेश करने पर हमारे अंतर्मन की जो व्यवस्था है, जो उसकी बनावट और बुनावट है, उसमें भी हम गहरे प्रवेश कर सकते हैं। तुम्हारे इस अनुभव के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो कई चीज़ें इशारा करती हैं कि उस गहराई में जो ट्रांस घटी, उसने इस अंतर्मन का एक जो तरीका है, जो सिस्टम है, उसको तुम्हारे सामने रिवील किया। जैसे तुम्हारे चेस्ट के बीच में एक रोशनी के गोले का इकट्ठा हो जाना, जिसे तुम्हें लगा कि सारी चेतना तुम्हारी जैसे खींच कर तुम्हारे चेस्ट के बीच में इकट्ठी हो गई हो। ये खूबसूरत है। हमारा जो सेंटर ऑफ द चेस्ट है, हृदय केंद्र है, हार्ट सेंटर है, वो इस शांति का ही केंद्र है, वो सेंटर ऑफ पीस है। और वो हमारे स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच का एक ब्रिज भी है। हमारे भीतर जीवन का अवतरण और जीवन का हमारे भीतर से बाहर चले जाना, उसमें भी इस हार्ट सेंटर का पूरा रोल होता है, उसकी पूरी भूमिका होती है। इसलिए ये बात जो रोशनी के गोले की तरह तुम्हें दिखाई दी, वो बेमानी नहीं है। एक ध्यान प्रयोग मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, रियूनियन मेडिटेशन। रियूनियन मेडिटेशन मेरे सामने एक बार घटा, यानी कि वो अस्तित्व से मेरे सामने प्रकट हुआ। मुझे नहीं पता था ऐसी कोई विधि है, लेकिन जब उस सारे सिस्टम को, उस प्रक्रिया को मैंने देखा, उस पर प्रयोग किए, तो वो तुम्हारे इस अनुभव से कुछ हिस्सा उसमें मिलता हुआ है। और रियूनियन के ध्यान में भी हम चेस्ट सेंटर पर एक रोशनी के गोले को अनुभव करते हैं, जो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह होता है, फुल मून की तरह होता है। और ये प्रोसेस ऐसा है कि जैसे दूर कहीं से कॉस्मिक एनर्जी हमारे इस हार्ट सेंटर पर इकट्ठी हो, फिर वो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैले और वो हमको जीवंत बनाए। लेकिन यही प्रोसेस अगर उल्टा हो जाए कि हमारे इस हार्ट सेंटर से हमारी सारी एनर्जी वापस उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो, तो हमारे शरीर का विलीन होना भी घट जाएगा, यानी कि हमारा शरीर छूट जाएगा। जैसा कि तुम्हारे अनुभव में भी आया कि तुम्हें लगा कि तुम शरीर से बाहर जा सकते हो, फिर तुम्हें भय ने पकड़ा और तुम वापस लौट आए। अब देखिए, भय का तो कोई कारण नहीं है, लेकिन जब अज्ञात की कोई घटना घटती है तो उसमें भय लगता है। भय स्वाभाविक है, भय अस्वाभाविक घटना नहीं है। अगर किसी को कुछ भी ना घट रहा हो तो उसको कोई भी भय नहीं पकड़ेगा, लेकिन अगर कुछ वास्तविक घटने लग जाए तो भय घट सकता है, क्योंकि वो अज्ञात है, तुम्हें पता नहीं आगे क्या होने वाला है। ये उस तरह का आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें लगता है कि हम शरीर से बाहर चले गए। जब हार्ट सेंटर पर आलोक प्रकट होता है
और वो आलोक हमारे हार्ट सेंटर से डिटैच होने की तरफ बढ़ता है, तो कई बार ये बहुत इंटेंस होता है और हमारे शरीर से ही डिटैच हो जाने की प्रक्रिया की तरह होता है। और भय हो या भय का ना हो, घटता वही है जो नैसर्गिक है, जो नेचुरल है, जो उस कॉस्मिक अलाइनमेंट में है, यानी कि उस जागतिक नियम के अनुसार जो है वही घटेगा। अगर शरीर में बने रहना है तो शरीर से डिटैच होना पूरी तरह नहीं घटेगा, और जब शरीर से डिटैच होना होगा तब वो घटेगा। वो एक जागतिक नियम, एक कॉस्मिक जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो तुमने अनुभव करी वो भी खूबसूरत है कि तुम्हें लगा कि तुम्हारा जो माइंड है, यानी कि मस्तिष्क जिसको तुम कहोगे, तुम्हारा ब्रेन है, वो एम्प्टी है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मेरे मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं, मैं अपने मस्तिष्क से सोच रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ थॉट लोगों को लगता है कि ये मस्तिष्क ही है। लेकिन इधर जो योग और तंत्र के अनुसंधान हैं, उनकी जो रिसर्चेज हैं वो बताती हैं, और आधुनिक विज्ञान की खोजें भी बताती हैं कि विचार हमारे पूरे बीइंग में शामिल है। योग और तंत्र कहता है कि सेंटर ऑफ थॉट हमारे नेवल सेंटर के पास ही है। विचार वहाँ इकट्ठे होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, और वो विचार हमारे व्यक्तिगत विचार ही नहीं होते, वो जागतिक विचार होते हैं, कॉस्मिक या कलेक्टिव थॉट वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। इसीलिए इसको किसी न किसी रूप में लोगों ने अनुभव किया। सारी सभ्यताओं में इसे किसी न किसी रूप में अनुभव किया ही गया है। इसीलिए मुहावरे भी चल जाते हैं कि पेट में बात नहीं पच रही, जैसे कोई बात पेट में अटक गई है, कुछ बात कह नहीं पा रहे हैं, तो लोग उसको बात की तरह कहते हैं, जैसे बातें पेट में भर गई हैं। बातें पेट में नहीं भर गई, विचार कंसंट्रेट हो रहे हैं, केंद्रित हो रहे हैं तुम्हारे नेवल सेंटर के आसपास, तुम्हारे इस स्वाधिष्ठान चक्र के आसपास। ये होता है। विचार की घटना तो हर कोशिका में भी है, हमारी हर सेल उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो ये कहा जाए कि विचार केवल मस्तिष्क की तरफ कंसंट्रेटेड है, ऐसा नहीं है। वो हमारी सारी कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, बंट जाते हैं, और सूक्ष्म रूप से हमारे नेवल सेंटर पर उनका एक केंद्रित होना घटता है। वहाँ पर हम ह्यूमैनिटी के सारे थॉट्स को एक्सेस कर सकते हैं, कलेक्टिव थॉट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए अगर हम अपने नेवल सेंटर में प्रवेश करें, उसकी ऊर्जा से हम अलाइन हों, तो हम अपने पूर्व जन्मों में प्रवेश कर जाते हैं। हम तमाम तरह की ऐसी ग्लिम्सेस को अनुभव कर पाते हैं जो हमें लगता था कि अभी हमको नहीं पता थी, लेकिन अब पता चल रही हैं। क्योंकि ह्यूमैनिटी में, मनुष्यता में जो कुछ भी कहीं कभी भी जाना गया है वो हमारा हिस्सा है, वो हमारी कलेक्टिव मेमोरी, हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा है, जिसको हम अपने नेवल सेंटर पर जागृत होने के दौरान एक्सेस कर सकते हैं। तो ये घटना घटी। फिर तुमको लगा कि तुम्हारे दाएं मस्तिष्क की तरफ से विचारों ने लौटना फिर से प्रारंभ किया, और फिर वो जो कंसंट्रेशन था तुम्हारे चेस्ट पर वो ख़त्म हुआ, चेतना पूरे शरीर में फैल गई। हमारा जो मस्तिष्क है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। अभी भी ये सब शोध का विषय है, लगातार इस पर रिसर्चें चल रही हैं, लेकिन अभी जितना भी जाना गया है उसमें इतना तो पता ही चला है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, इनकी अपनी अलग अलग फंक्शनिंग है। जो दायां मस्तिष्क का हिस्सा है वो हमारे शरीर के बाएं हिस्से से जुड़ा है, और बायां हमारे दाएं से जुड़ा है। और जो मस्तिष्क का दायां हिस्सा है यानी राइट हेमिस्फीयर है, वो हमारे इंट्यूशन, हमारी जो भी क्रिएटिविटी है, सृजनात्मकता है, हमारी कल्पना है,
और जितनी भी सूक्ष्म स्थितियां हमारे जीवन में होती हैं, सटल सिचुएशंस होती हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। क्रिएटिव आर्टिस्टिक, और क्रिएटिव आर्टिस्टिक को जब आप देखेंगे तो उसमें आपको महसूस ही होगा कि उनका कोई गणित नहीं है। गणित है उसमें, लेकिन वो ऐसा गणित है जिसको जाना जा सकना संभव नहीं होता। घटती हैं चीज़ें अपने आप स्वतः स्फूर्त ढंग से, जैसे कविताएं घटती हैं, चित्र घटते हैं, नृत्य घटते हैं, तमाम तरह के विचार घटते हैं। वो हमारे राइट हेमिस्फीयर का हिस्सा। लेफ्ट पर जब एक्टिविटी होती है तो हम तर्क लगाते हैं, हम लॉजिकल माइंड का उपयोग करते हैं, हम जो तमाम अपनी दैनिक जीवन की घटनाएं हैं जिनमें हम अपनी तर्क बुद्धि से चलेंगे, उसका उपयोग करते हैं। वो भी जरूरी है, जरूरी दोनों हैं, इसीलिए हमारे पास दोनों हैं, नहीं तो एक ही होता। अस्तित्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बेवजह है। जो है वो अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन उनकी फंक्शनिंग अलग अलग है। तो ध्यान की घटना भी हमारे राइट हेमिस्फीयर की ही घटना है, क्योंकि वो अज्ञात से घटती है, अननोन से घटती है। हमें पता नहीं अभी उसमें क्या होने वाला है, और उसमें हमारे अंतर्मन के इतने तल छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमारे तार्किक मन को नहीं पता। तो ये बहुत संभव है कि जब तुम वापस अपनी सामान्य चेतना में लौट रहे हो तो उसकी प्रक्रिया तुम्हारे राइट हेमिस्फीयर में शुरू हुई हो। वो यही बताता है कि जो घटा है वो अभी तर्क से बाहर था, तुम अभी उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। ये किसी अननोन डायमेंशन से आई हुई घटना थी, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को जब समझें तो बहुत दूर तक उन्हें तर्क से पकड़ सकते हैं। वो हमारी अगली प्रक्रिया है।